हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को यूज़ में लेने वाले हैं। और ये जो इफेक्ट है सोल्ट का वो सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। मतलब कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं आयंस के, उसके अंदर हम अगर हम साल्ट ऐड करते हैं तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं हमारे पास में। फर्स्ट होता है हमारे पास में प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट और सेकंड होता है सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट। इन दोनों को डिस्कस करें उससे पहले हम देखते हैं कि सोल्ट इफेक्ट क्या होता है। सो इन आयोनिक रिएक्शंस it has been observed that the rate of reaction can be altered by the presence of non-reacting or inert ionic species, जिसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड सोल्ट, जिसे हम सोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, अल्टर करती है रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज स्पीसीज on the rate of reaction is called salt effect। ठीक है, तो हम सोल्ट इफेक्ट किसे कहते हैं। सो इन आयोनिक रिएक्शन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन रिएक्टिंग और इनर्ट आयोनिक स्पीसीज, जिसे हम क्या कहते हैं, सोल्ट कहते हैं। दिस इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्ज स्पीसीज ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सोल्ट इफेक्ट। ठीक है, इसे हम सोल्ट इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, और उसके अंदर हम ब्रांस्टेड-बेजरम इक्वेशन देखेंगे एंड देन हम देखेंगे सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है। तो अब हम देखते हैं प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है। प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट, ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट में क्या होगा, जो आप सोल्ट ऐड करोगे वो प्राइमरी क्या जो इफेक्ट करेगा, जो आपकी आयोनिक रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करेगा। लेकिन सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट में क्या होगा कि जो आप सोल्ट ऐड करोगे वो डायरेक्टली जो है रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि आयोनिक स्पीसीज आयोनिक रिएक्शन है, उसको अल्टर नहीं करेगा। वो अगर आपकी जो आयनिक रिएक्शन है, अगर वो एसिड कैटेलाइज है या फिर बेस कैटेलाइज है जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को वो अल्टर करेगा, जिससे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्टर हो जाएगी। तो ये आता है सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट के अंदर। और प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट के अंदर क्या आता है कि जो सोल्ट ऐड किया वो डायरेक्टली क्या करेगा, आयनिक रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट। तो प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन एडेड सोल्ट और इनर्ट ionic species directly alter the rate of reaction, it is called as primary salt effect। ठीक है, अगर जो हमने सोल्ट ऐड किया वो क्या करेगा, डायरेक्टली अल्टर करेगा आयनिक रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सोल्ट इफेक्ट कहेंगे। अब इसके लिए जो है हमारे पास में एक इक्वेशन आती है ब्रांस्टेड-बेजरम इक्वेशन, उसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साल्ट इफेक्ट है उसके अंदर हम किसका यूज़ में लेंगे, तो उसके अंदर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का यूज़ में लेंगे। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो, जैसे A प्लस बी से प्रोडक्ट बनने से पहले हमारे पास क्या हो रहा है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बनने से पहले हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कि क्या है, ए बी स्टार है। और ये क्या है, रिएक्टेंट के साथ फास्ट इक्विलिब्रियम में, मतलब कि ये वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में रिएक्शन जो है वो गैस फेज़ में नहीं है, किसमें, सॉल्यूशन फेज़ के अंदर है।
तो यहाँ से हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी रेट ऑफ रिएक्शन, वो इक्वल टू होगी यहाँ पे जो हमारे पास में रेट कांस्टेंट होगा, जो कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में रेट कांस्टेंट है के डैश, और यहाँ पे हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के स्टार। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, के डैश और ए बी स्टार, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन होगी। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास में। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ए बी स्टार है उसकी कंसंट्रेशन हमारे को पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो लो ऑफ मास सेक्शन है उसे हम निकालेंगे ए बी स्टार की जो है कंसंट्रेशन कितनी है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में के स्टार होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगा, मतलब कि ए बी स्टार की कंसंट्रेशन अपॉन में ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास में क्या होता है, जो सॉल्यूशन है वो आइडियल होता है, लेकिन अगर हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ में लेते हैं, एक्टिविटी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास में के स्टार होगा वो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ ए बी स्टार, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ ए और एक्टिविटी ऑफ बी। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ए एक्टिविटी है उसको हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि गामा सी होती है। तो यहाँ से हम जो है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, के स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्टिविटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ए बी स्टार, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम गामा ए बी स्टार से, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से नीचे भी हमारे पास में क्या एक्टिविटी ऑफ ए है, तो इसको हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय गामा ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय गामा बी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए बी स्टार की कंसंट्रेशन जो कि हमारे को रिक्वायर्ड है, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ए बी स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार इक्वल टू हो जाएगा, ये वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, के स्टार, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, ए, फिर हमारे पास में गामा ए, फिर है हमारे पास में बी कंसंट्रेशन ऑफ बी, फिर है हमारे पास में गामा बी, और यहाँ से जो गामा ए बी है वो नीचे आ जाएगा, तो गामा ए बी स्टार, ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू के डेज एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्टार, ये वैल्यू हम इसमें पुट करें, के स्टार, और ए गामा ए बी गामा बी अपोन में क्या आ जाएगा, गामा ए बी स्टार, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, के डैश और के स्टार, तो इसको हम जो है दूसरा कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसको हम क्या मानेंगे, के डैश और के स्टार को हम दूसरा कांस्टेंट मान रहे हैं, जिसको मैं के नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है किस तरह से दिखाई देगी। तो अब हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नोट, और ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, और गामा ए और गामा बी अपोन में हमारे पास में क्या था, गामा ए बी स्टार, ठीक है, एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए बी और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ ए और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ बी। ये हमारे पास में कौन सी इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास में 4th इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में रेट है, इसको जो हमारे पास में रिएक्शन थी, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास में क्या थी, तो हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन थी, जो रिएक्टेंट है उससे डायरेक्ट क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट क्या है, ए प्लस बी रिएक्ट करके अगर हमारे पास में डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती, आर इक्वल टू ये, इसमें हमारे पास में जो ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट होता है वो क्या था, के आर। तो हमारे पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आती है, रेट इक्वल टू होता है हमारे पास में के आर और कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये इक्वेशन हमारे पास में 5th आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 4th और 5th को कंपेयर करेंगे, तो आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू भी रख सकते हैं। तो के आर जो कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नोट कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी गामा ए गामा बी अपोन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, गामा ए बी स्टार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो के आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, के नोट गामा ए गामा बी अपोन में
गामा ए बी का स्टार। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ जाएगी 6। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, लोग लेंगे। तो लोग लेते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा लोग ऑफ के आर, लेकिन ये जो टर्म होगी ये क्या होगी ए अपोन में बी है। ठीक है, तो लोग ए अपोन में बी क्या होता है, लोग ए माइनस लोग बी होता है। ठीक है, लोग ए माइनस लोग बी होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोग ऑफ के नोट गामा ए गामा बी। ठीक है, माइनस लोग गामा ए बी का स्टार। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो हमारे पास में तीनों टर्म क्या है मल्टीप्लाई में है, तो लोग ए बी क्या होता है, लोग ए मल्टीप्लाई बी होता है, लोग ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में लोग ऑफ के नोट प्लस हो जाएगा लोग ऑफ गामा ए प्लस हो जाएगा लोग ऑफ गामा बी माइनस क्या हमारे पास में लोग ऑफ गामा ए बी स्टार। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में 7। अब हमने जो है डीबाई हक्कल थ्योरी पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वहाँ पे हमने जो है रिलेशन निकाला था कि इसके अंदर हमारे पास में जो आयनिक स्ट्रेंथ थी और जो हमारे पास में एक्टिविटी कोफिशिएंट था उसके अंदर हमने रिलेशन निकाला था। ठीक है, तो उस रिलेशन का यूज़ करके हम यहाँ पे जो लॉग ऑफ गामा ए और लॉग ऑफ गामा बी है और लॉग गामा ए बी स्टार इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डीबाई हक्कल लिमिटिंग लो, अकॉर्डिंग टू डीबाई हक्कल लिमिटिंग लो हमारे पास में क्या था, लॉग ऑफ गामा इक्वल टू था हमारे पास में माइनस क्यू, जो कि कोई एक हमारे पास में क्या है कोफिशिएंट है, जिसको हम क्या है कांस्टेंट वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0.51 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जेड का स्क्वायर और अंडर द रूट आई। यहाँ पे जेड स्क्वायर इसलिए लिया, अगर एक ही टाइप का आयन होगा तो हमारे पास जो जेड है जेड भी दोनों क्या हो जाएंगे, जेड प्लस और जेड माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे एक ही टाइप के हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको जेड स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो एक एक के लिए निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं लोग गामा ए के लिए। तो लोग गामा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल मैंने ए लगा दिया है, बाकी एज इट इज़ रहेगा माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा जेड ए का स्क्वायर वैलेंसी ऑफ ए अंडर द रूट आई। इसी तरह से लोग गामा बी क्या हो जाएगा, लोग गामा बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू जेड बी का स्क्वायर अंडर द रूट आई। इसी तरह से जो लोग गामा ए बी है, लोग गामा ए बी स्टार है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं माइनस क्यू जेड ए बी स्टार। ठीक है, का स्क्वायर अंडर द रूट आई। तो इस तरह से हमारे पास में ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि जेड ए बी क्या है, कि हमारे पास में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो है वैलेंसी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी वैलेंसी है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी अगर जेड ए है, इसकी अगर वैलेंसी जेड बी है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी जेड ए प्लस जेड बी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जेड ए प्लस जेड बी से। तो यहाँ पे हम एक और जो है लाइन लिख लेते हैं कि सिंस द वैलेंसी ऑन एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज जेड ए बी स्टार, जो कि सम होती है जेड ए प्लस जेड बी। ठीक है, तो इन दोनों का सम होती है। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से जो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास में क्या है, लोग के आर है, लोग के ए नोट है, लोग गामा ए है, और लोग गामा बी और लोग गामा माइनस ए बी। तो इनकी जगह पे हम जो है इन सब की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे। सबसे पहले हम जो है लोग गामा ए बी है उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जेड ए बी जो स्टार है स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, जेड ए बी स्टार की जगह हम जेड ए प्लस जेड बी लिख सकते हैं। तो लोग गामा ए बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, लोग गामा ए बी स्टार इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू और जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर अंडर द रूट आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे को क्या करनी है, इनके अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ के आर। ठीक है, तो लॉग ऑफ के आर इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ के नोट प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉग गामा ए की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस क्यू जेड ए का स्क्वायर अंडर द रूट आई। ठीक है, और लॉग गामा बी की जगह हम क्या लिख देंगे प्लस माइनस का क्यू जेड बी का स्क्वायर अंडर द रूट आई। और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस के बाद हमारे पास में क्या है माइनस क्यू, यहाँ पे लॉग गामा ए बी स्टार की वैल्यू रख रहे हैं क्यू जेड ए, ये वाला मिडिल ब्रेसेस बना लेते हैं। ठीक है, जेड ए प्लस जेड बी
स्क्वायर अंडर द रूट आई। अब इस इक्वेशन हम क्या करेंगे, जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाएगी इक्वेशन, log के आर इक्वल टू log ऑफ के नोट माइनस क्यू जेड ए का स्क्वायर अंडर द रूट आई माइनस क्यू जेड बी का स्क्वायर अंडर द रूट आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर प्लस 2ZA जेड बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर द रूट आई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि ये Q और I इन दोनों के जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों दोनों ही जो टर्म है सबके साथ में आएगी एक एक बार। तो हम जो इक्वेशन है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log के आर इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ के नोट, ये एज इट इज़ रहेगा क्यू जेड ए का स्क्वायर अंडर द रूट आई माइनस क्यू जेड बी का स्क्वायर अंडर द रूट आई, और यहाँ पे एक बार क्या हो जाएगा प्लस क्यू इसके साथ आएगा क्यू, फिर जेड ए स्क्वायर, और एक बार अंडर द रूट आई बी के साथ आएगा तो अंडर द रूट आई, फिर क्यू जेड बी के साथ आएगा तो प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा क्यू जेड बी का स्क्वायर, और एक बार अंडर द रूट आई बी के साथ आएगा तो अंडर द रूट आई, फिर क्यू एक बार इसके साथ भी आएगा तो प्लस क्यू, फिर 2ZA जेड बी 2ZA जेड बी, और एक बार हमारे पास में अंडर द रूट आई इनके साथ भी आएगा, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से माइनस क्यू जेड ए स्क्वायर अंडर द रूट आई प्लस क्यू जेड ए स्क्वायर अंडर द रूट कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास में क्या आएगी अब, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास में आएगी log ऑफ के आर इक्वल टू log ऑफ के नोट प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू जेड ए मल्टीप्लाई जेड बी और अंडर द रूट आई। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि 825 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या होता है 825 डिग्री सेंटीग्रेड, जो क्यू की वैल्यू होती है वो होती है 0.51। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा log के आर इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ के नोट प्लस हमारे पास में हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1.02 जेड ए और जेड बी अंडर द रूट आई। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं ब्रांस्टन बेजरम इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log, यहाँ पे हम इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा log ए माइनस बी क्या हो जाएगा log ए अपॉन बी log के आर अपॉन में के नोट को हम क्या लिख सकते हैं 1.02 जेड ए जेड बी अंडर द रूट आई। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन जो होती है हमारे पास में होती है, ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारे पास में 8 इक्वेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं ब्रांस्टेड बेजरम इक्वेशन। क्या कहते हैं ब्रांस्टेड बेजरम इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रांस्टेड बेजरम इक्वेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारे को एक ग्राफ बनाना है, जो कि हमारे पास में जो जेड ए जेड बी है वो क्या है वैलेंसी ऑफ आयन है, वैलेंसी ऑफ आयन बी, ये डिफरेंट हो सकती है। कोई जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कैटायंस होते हैं उनके लिए प्लस में हो सकती है, और जो एनायंस हो सकते हैं उनके लिए नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास में ग्राफ जो है डिफरेंट आएगा। तो यहाँ से हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास में क्या है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम ले रहे हैं इस वाली इक्वेशन से, देखो आप इस वाली इक्वेशन से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं log के आर। ठीक है, और नीचे हम क्या ले रहे हैं अंडर द रूट आई। तो ये क्या हो गया हमारे पास में y इक्वल टू एम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा, ये m हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास में क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस तरह से ये होगी, ये ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऊपर की तरफ बनेगा, बीच में जो हमारे पास में ये चीज़ बची रहेगी इंटरसेप्ट वो क्या होगा log के नोट होगा। ठीक है, और जो स्लोप होगा वो हमारे पास में क्या होगा ये वाली टर्म होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जब जेड ए और जेड बी है उसकी जो हमारे पास में वैल्यू है, या फिर कोई भी जो एक आयन है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, जीरो रहती है, तो हमारे पास में ग्राफ यहाँ से क्या आएगा सिंपल सीधा ग्राफ आएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास में जेड ए और जेड बी है उन दोनों में से दोनों ही आयन जो होते हैं सिमिलर होते हैं, मतलब कि दोनों ही आयन जो क्या होंगे जेड ए और जेड बी इक्वल टू क्या होंगे या तो पॉजिटिव आयन होंगे या दोनों ही आयन क्या होंगे नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी, तो ग्राफ जो है हमारा ऊपर की तरफ जो है बढ़ेगा, तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में बढ़ेगी, तो हमारे पास में log के आर की वैल्यू भी आयनिक स्ट्रेंथ के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में ग्राफ आएगा। कब आएगा जब हमारे पास में जेड ए जेड बी दोनों ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
जब ZA पॉजिटिव हो और ZB नेगेटिव हो, और वाइस वर्सा जो हमारे पास में क्या है, ZA नेगेटिव हो और ZB पॉजिटिव हो, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली है। तो इसकी पूरी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी, नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी, तो हमारे पास में log KR की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास में ग्राफ कब आया था, जब हमारे पास में ZA इक्वल टू ZB, जो हमारे पास में ZA मल्टीप्लाई बाय ZB हमारे पास में क्या था, पॉजिटिव था। और ये वाला ग्राफ हमारे पास में आया था ZA मल्टीप्लाई ZB हमारे पास में क्या था, नेगेटिव। और ये वाला ग्राफ हमारे पास में आया जब ZA और ZB जब हो जीरो, यानी कि कोई भी एक ज़ीरो हो या फिर कोई भी एक आयन एब्सेंट हो, तो जो होगा हमारे पास में टोटली क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो आयनिक स्ट्रेंथ से ये डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए ये जो है एज इट इज़ रहेगा, सिंपल सा ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह आपको ग्राफ बनाना होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट है वो क्या होता है। सेकेंड है हमारे पास में सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट। तो बेसिकली सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको समझा रखा है कि जो हमारे पास में सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट होता है, बेसिकली वो हमारे पास में ये होता है कि जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शंस होती है, जिनके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि जो वीक एसिड है और वीक बेस है वो कैटालाइज की तरह यूज़ में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, H+ और OH- आयन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और यही H+ और OH- आयन क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको अल्टर करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम इसमें सोल्ट डालते हैं तो हमारे पास में जो H+ और OH- की आयन की कंसनट्रेशन है वो जो होती है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। जैसे हमारे पास में कोई वीक एसिड है, उसमें हमने क्या डाला, सोल्ट डाला, तो वो जो है वीक एसिड के डिसोसिएशन को बढ़ा सकता है। तो उस तरह से हमारे पास में H+ आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इफेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख लेते हैं कि इन ए रिएक्शन वेयर H+ और OH- ions produce from a weak acid or weak base act as catalyting agent. Since the rate of reaction depends upon the concentration of H+ and or OH- ions, the addition of salt will affect the concentration of H+ or OH- ions, and hence the rate of reaction. This phenomena is called secondary salt effect. ठीक है, तो सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट किसे कहते हैं हम, कि जो रिएक्शन है जिसके अंदर H+ और OH- आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वीक एसिड और वीक बेस से, जो कि एक्ट कर रहे हैं एज कैटालाइटिंग एजेंट। सो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसनट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन पे। तो अगर हम सोल्ट ऐड करते हैं तो वो क्या अफेक्ट करेगा, कंसनट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन की, एंड हेंस वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, पर ये डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को, जो आयनिक रिएक्शन है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोल्ट इफेक्ट कहते हैं। अब इसके लिए हमारे पास में जो इक्वेशन आती है, इसके लिए हमारे पास में इक्वेशन क्या आती है, log KR इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, log ऑफ K0, और प्लस हो जाएगा 1.08, और यहाँ पे ZB नहीं आता है, डायरेक्ट √I आता है। मतलब कि जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है वो किससे अल्टर होगी, डायरेक्टली जो हमारे पास में आयनिक स्ट्रेंथ है उससे अल्टर होगी। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास में क्या आती है, log KR इक्वल टू log K0 प्लस 1.018 ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0.08 नहीं था, 1.018 था। ठीक है,
तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास में इक्वेशन है वो शो करती है कि जो रेट कॉन्स्टेंट है जो कि ये है वो डिपेंड नहीं करता है ऑन वैलेंसी, बट ओनली डिपेंड करता है अपॉन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे जैसे आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगी, जो हमारे पास में रेट कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।